गोपाल दास नीरज जी की कविता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग यहाँ बैठे, यानी कि आपकी गहरी रुचि होगी कविताओं में। अगर कहीं कोई त्रुटि होती है तो भूल चूक माफ। बड़ी प्रसिद्ध उनकी कविता है ये। कारवां गुजर गया, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गए, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गए। गीत अश्क बन गए, छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं धुआं पहन गए, और हम खड़े खड़े मोड़ पर झुके झुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या स्वरूप था कि देख आईना मचल उठा, इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा, एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली की घुट गई गली गली, और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांस की शराब का खुमार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं, हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं, होठ थे खुले कि हर बहार को पुकार दूं, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांसियों की स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। हो सका न कुछ मगर शाम बन गई सहर, वो उठी लहर की तह गए किले बिखर बिखर, और हम डरे डरे नीर नयन में भरे, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। थैंक यू सो मच। काश कि मैं भी कुछ लिख पाता, लेकिन मैं अभी सिर्फ स्थिति में हूं कि मैं बस पढ़ पाता हूं, लेकिन एक दिन समय आएगा कि कुछ लिखूंगा भी। बस कार्यक्रम अब प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आपको कविताएं, हो सकता है कि आप में बहुत सारे ऐसे कवियों को ना भी सुना हो, लेकिन आज कुछ अलग आपको सुनने को जरूर मिलेगा, वो भी संगीत के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। जो गीत है वो थोड़ी देर बाद सुनेंगे, क्योंकि हमारे बिल्कुल साथ वाले जो स्टेज है वहां पर एक बैंड की परफॉर्मेंस चल रही है, तो थोड़ी देर बाद गीत। तो जोरदार तालियों से पहले स्वागत करते हैं आप चिन्मयी त्रिपाठी और जॉयल मुखर्जी दोनों का। बहुत बहुत शुक्रिया। और डायरेक्ट कंपटीशन हमारा फिल्मी गानों से हो रहा है यहाँ पे, और आप लोग साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उस वॉल्यूम के साथ compete करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा लाउड है वहां से। तो हम लोग गानों का सिलसिला थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कम कर दीजिए। पहले हम लोग कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ सवाल ले सकते हैं। मैम शुरुआत यहीं से कि कितना मुश्किल है ऐसे समय में जब लोग वो सुनना चाह रहे हैं और आपने एक दूसरी राह पकड़ी कविताओं की। देखिए, हर चीज की जगह है दुनिया में, मैं तो ये मानती हूँ, और ओरिजिनल काम ओरिजिनल ही होता है। कवर्स गाने वाले या दूसरी फिल्मों के गाने गाने वाले बहुत आर्टिस्ट हैं, लेकिन नए अपने मौलिक तौर पर गाने वाले कितने लोग हैं, और बहुत गिने चुने ही लोग हैं, और उनकी एक अलग जगह है, उनका एक अलग मुकाम है, उनकी एक अलग वैल्यू है इस दुनिया में। ऐसा हम लोग मानते हैं कि ओरिजिनल काम ओरिजिनल ही होता है, और कवर्स गा करके आप हो सकता है कि एक आसानी से श्रोताओं को बटोर सकते हैं, वो जरूर हो सकता है, लेकिन वो आपका अपना काम नहीं रहेगा, वो आपके लिए याद नहीं रखा जाएगा, आप उसके लिए याद नहीं रखे जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना खुद का कुछ एस्टैब्लिश करें, और हम लोग एज इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट यही कोशिश करते हैं कि हम लोग ओरिजिनल काम करें, ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस करें, और इस तरीके से करें जो दुनिया में आने वाले समय में भी याद रखी जाएं, लोग उनको समझें, उनकी एसेंस को, उनकी जो वैल्यू है उसको समझ सकें। तो हम लोग उसमें अपना हार्ट एंड सोल डालते हैं, अपनी पूरी आत्मीयता के साथ हम उनको बनाते हैं, उन गीतों को बनाते हैं, और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं जो हमारा खुद का अपना हो, अपनी मौलिक रचनाएं हो। क्या बात है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, यदि नहीं ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। आपको अपना लक्ष्य, आपका उद्देश्य पता था, और यही वजह कि आप यहाँ पर हैं, क्योंकि आप मौलिक हैं,
तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि क्या बचपन से आप कविताएं पढ़ना आपने शुरू कर दिया था, या कॉलेज में, या एक समय के बाद जब थोड़ी सी समझ विकसित होती है तो तब आपको लगा कि नहीं, मेरी राह तो ये थी, मैं तो कहीं और भटक रही थी? अपनी जर्नी के बारे में आप बताएं। देखिए, मेरी और जोएल दोनों की जर्नी काफ़ी अलग है। मैं साहित्यिक परिवार से आती हूँ और मेरे घर में मेरे पिता प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी संस्कृत के प्रोफेसर हैं, मेरी माँ भी हिंदी लिटरेचर पढ़ाती रही हैं, तो घर में साहित्यिक माहौल था। लेकिन मेरा इस और मुझे संगीत की तरफ उन्होंने प्रेरित किया था। उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि शास्त्रीय संगीत सीखो, क्योंकि मेरी आवाज़ उनको सुनकर लगता था कि मुझे सीखना चाहिए। तो संगीत मैंने सीखा और लेकिन मैं अपनी खुद के गाने लिखती थी और कविताएं लिखती थी, तो ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। लेकिन मैंने पढ़ाई जो पूरी की है वो अलग ही दिशा में की है। मैंने MBA किया, फिर मैंने कुछ समय कॉर्पोरेट में जॉब किया। लेकिन धीरे धीरे फिर मेरा रुझान क्रिएटिविटी की तरफ, संगीत की तरफ, कला की तरफ बढ़ता गया। और एक समय आया जब मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे सिर्फ यही करना है, मुझे गीत बनाने हैं, कविताएं लिखनी हैं और इसी दिशा में आगे बढ़ना है। और ये बहुत आगे जाकर के हुआ, बचपन से मैंने डिसाइड नहीं किया था। ऑन द कॉन्ट्ररी, जोएल एक संगीतकारों की परिवार से ही आते हैं। इनके पिता भी संगीतकार हैं, माँ भी संगीतकार हैं, गायिका हैं। मैं एक्चुअली ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो भी बोल रही है, तो इतना साउंड ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साउंड कम ही रखे। तो एक कोई बात करे तो वही ठीक है। फिलहाल जब गाने की बारी आएगी फिर तो हम दोनों ही एक साथ गाएंगे। तो क्योंकि आप दोनों ये भी बताएं कि अलग बैकग्राउंड से, आप बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से, अलग जगह से मिलना कैसे हुआ? मिलना एक्चुअली कोलकाता में हुआ था, क्योंकि मैं ओरिजिनली कोलकाता से ही हूँ, लेकिन लास्ट करीब 9-10 साल से मैं मुंबई में हूँ। तो वहाँ पे मैं ब्रिटिश काउंसिल के साथ काम करता था। आई टू टेक म्यूजिक वर्कशॉप्स उनके लिए। तो वहाँ पे चिन्मय भी आई हुई थी, क्योंकि वो एक यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड थी। तो वहाँ पे समहाउ हम लोग एक साथ मिले, बात किए, फिर हमको लगा कि हमारे कुछ कॉमन इंटरेस्ट्स भी है, तो बस दोस्ती, फिर दोस्ती आगे बढ़ती चली। हम लोग संगीत के माध्यम से ही जुड़े और हम लोगों का जो पहला सरोकार हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने एक गीत को साथ में बनाने का निर्णय लिया। तो वहीं से शुरुआत हुई और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गए। हम लोगों ने बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए, साथ में एक पूरा एल्बम किया जो टाइम्स म्यूजिक से रिलीज हुआ, जो हिंदी कविताओं पर ही आधारित था, जिसमें महादेवी वर्मा, हरिवंशाय बच्चन जी, निराला, इन सब की कविताएं हैं। तो एक पूरा एल्बम फिर हम लोगों ने तैयार किया और ये 2016, 17, 18 से फिर उसके बाद हम लोग इसी कार्य में साथ में जुड़ गए और साथ में अभी तक गाने बनाते आ रहे हैं। तो इसके अलावा जोएल काफ़ी सारे एड्स भी करते हैं और अब हम लोग कुछ फिल्मों के लिए और OTT के लिए भी गाने बना रहे हैं। लेकिन ये जो म्यूज़िक एंड पोइट्री प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने शुरू किया था, कविताओं को गाने का, वो निरंतर चल रहा है और वो चलता ही रहेगा। कविताओं को, अपने गजलों को, जो उर्दू लेखक हैं उनकी रचनाओं को भी छुआ, उनको भी पढ़ा, या फिर आप कविताओं तक अपने आप को रखा? हम लोगों ने देखिए, जब हम लोगों ने शुरुआत की तो छायावाद से शुरुआत की, छायावादी कवियों से शुरुआत की, महादेवी वर्मा जी से और निराला, हरिवंशाय बच्चन जी से, फिर दिनकर जी को गाया और अब उसमें नए नए कवि जुड़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने गजलों को, नज़मों को कम ही पिरोया है। रिसेंटली हम लोगों ने गजलों को काफी किया है, जैसे कि फैज के 2 गजलें हम लोग रिसेंटली किया था। तो एक किया था हम लोग, बोल के लब आजाद हैं तेरे। गजल नहीं है वो तो, हाँ, वो कलाम तो, है, लेकिन हाँ। और दूसरा जो किया था दश्ते तन्हाई, तो उसको हम लोग ने कंपोज किया था और नए तरीके से बनाया लेकिन था। मूलतः जो शुरुआत हुई थी वो हिंदी कविताओं से हुई थी। तो एक अगर आप कहें कि ज्यादातर जो गीत हैं हमारे, वो हिंदी कविताओं पर ही आधारित हैं। मुझे लगता है कि बस अब थोड़ी देर बाद आप वो उन गीतों को संगीतमय तरीके से सुन भी पाएंगे। बगल वाले जो स्टेज है वहां पर लगभग कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, समापन की ओर है। कि मैम,
कविताओं का चयन इसलिए क्योंकि आप बचपन से शौक रखती थी और उसके बाद आपको, या फिर कविताओं में कुछ आप अपना महसूस उसमें ढूंढती हैं, आपको कुछ उसमें अपनत्व सा लगता है? दोनों ही बातें हैं। एक तो ये कि बचपन से एक जुड़ाव रहा है साहित्य से थोड़ा बहुत, तो कई बार क्या होता है कि आप सबकॉन्शियसली बहुत कुछ पिक करते हैं, और वो मेरे अंदर मेरे माता पिता से आया है, लिटरेचर आया है घर परिवार में, मेरे दादाजी नाना जी इन सब से कहीं ना कहीं से आया है। और दूसरा ये कि बड़े होते होते मुझे मतलब हम लोग ये बहुत सुनते थे, जो बच्चे 90s में बड़े हुए हैं, कि गीतों में, फिल्मी गीतों में अच्छी लिरिक्स क्यों नहीं सुनाई देती है, अच्छे गीत क्यों नहीं आ रहे हैं, ये किस तरह की लिखाई है, ये किस तरह की लिरिक्स है। तो मैं बहुत सोचती थी कि हम लोग अच्छी कविताओं को क्यों नहीं गा सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते कि जो सुंदर रचनाएं हैं, कविताएं हैं, इतने इतनी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी गई हैं, इतने बड़े बड़े कवि हैं हमारे यहाँ, उनकी कविताओं को हम लोग गीतों में उतारें और साहित्यिक गीत और ज्यादा बढ़े, इस तरीके से हम लोग क्यों नहीं करते। तो मैंने इस तरह की पहल की। और आपके हिसाब से आजकल के गीतों में प्रदूषण क्यों और कहां से आ गया? क्या ऑडियंस भी, तो वो तो कहते हैं कि ऑडियंस सुनना चाहती है, हम उनके लिए गीतों को लिखते हैं, वो प्रचलित होते हैं, वो चलती है, वो गाने चलते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं प्रदूषण नहीं करूंगी, कहूंगी बेसिकली हर तरह का एक दौर होता है। आज का जो समय है ये एक अलग तरह का दौर है, और ऐसा नहीं है कि इसमें भी अच्छा कंटेंट या अच्छी लिखाई बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मास होता है वो हमेशा एक मेरे ख्याल से एवरेज को लेकर के चलता है। तो जरूरी नहीं है कि उसमें आपको बहुत साहित्यिक या बहुत हाई लिटरेचर वैल्यू आपको उसमें सुनाई पड़ेगी, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। और वो सिर्फ लिटरेचर के बारे में नहीं, सभी चीजों में ही वो होता है, चाहे वो मूवीज भी हो, चाहे वो म्यूजिक भी हो, या किसी भी आर्ट फॉर्म में हो। तो मतलब वो दैट हैज बीन देयर इन ऑल केसेस। पसंदीदा गायकों की मैं आपकी बात करूं और फिर रचनाकारों की बात करूं, दोनों अलग अलग। शुरुआत आपसे, गायक और कविताओं में रचनाकार का? जो भी अच्छा है सर, मतलब बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जिनको अच्छा लगता है, बट फिल्मी गाने हम लोग थोड़ा कम ही सुनते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि ना सुने। क्लासिकल तो मतलब पुराने जमाने के जो हैं वो तो ऑब्वियसली सुनते ही हैं, और उसमें कुछ ऐसा चूज नहीं कर सकते कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। लेकिन प्रेजेंट दौर में आई थिंक हम लोग उतना फिल्मी गाना सुनते नहीं है कि चूज कर सके कुछ। अब मैं तो खैर आजाद हूं, मुझे श्याम चौरासी घराना और किराना घराना बहुत पसंद है। आप रचनाकारों की और सिंगर्स की बात करूं, किसको सबसे ज्यादा अलग अलग जॉनर में पसंद करते हैं? देखिए, कवियों में तो जिन कवियों को मैंने ज़्यादा पढ़ा है, जैसे दिनकर जी की रश्मि रथी मुझे बेहद पसंद है, और महादेवी वर्मा जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं मुझे बहुत पसंद हैं। हाल में हम लोगों ने काफ़ी कविताएं कुछ जो नए कवियों की कंपोज की हैं, जैसे विनोद कुमार शुक्ल जी की कुछ कविताएं हम लोग गाते हैं, तो उनकी रचनाएं बहुत प्रिय हैं मुझे। और अभी हम लोगों ने बाल साहित्य में भी कुछ कदम रखा है, और सुशील शुक्ल जी हैं जो एक तारा फाउंडेशन चलाते हैं भोपाल में, सुशील शुक्ल जी की कुछ कविताओं को हम लोगों ने गीतबद्ध किया है। तो अलग अलग विधाओं के कवियों की रचनाओं को हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक सिंगर्स का सवाल है, तो देखिए बचपन में तो मैं हर तरह का म्यूजिक सुनकर बड़ी हुई हूँ, पुराने फिल्मी गानों को, गज़लों को सुनकर के बड़ी हुई हूँ, लेकिन और क्लासिकल भी जो भी सुना। लेकिन अब कोशिश ये करते हैं कि अच्छे से अच्छा संगीत सुने, हर तरह का सुने, क्योंकि हम लोग कंपोजर्स हैं, तो हर तरह का म्यूजिक सुने, लेकिन अपना ओरिजिनल फिर कुछ करने की कोशिश करें। जोएल, मैं जब कोई मुझसे पूछता है कि आप क्या सुनना पसंद करते हैं, क्या आपकी पसंद है, मैं कहता हूँ मुझे क्लासिकल पसंद है। फिर मैं जिनके नाम लेता हूँ उन्होंने कभी सुना नहीं है, फिर वो कहते हैं कि आप पुराने जमाने के हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझाएं कि क्लासिकल म्यूजिक की गहराई क्या है। क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल हुआ है, उसका कोई रीजन है कि 100 सालों या 200 सालों से चलता आ रहा है, उसका कोई रीजन है, क्योंकि वो टाइमलेस है, उसमें ऐसा कुछ है, वो टाइमलेस है। लेकिन अभी जो होता है कि बॉलीवुड में जितने सारे भी गाने बनते हैं, फिल्मी गाने जो बनते हैं, ओटीटी या इंडिपेंडेंट सिनारियो में भी जितने सारे गाने अभी बन रहे हैं, वो टाइमलेस नहीं हो पा रहे, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। दे आर मेंट
टू बी शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि अभी लोगों का टाइम स्पैन कम हो गया। अभी सारे लोग मतलब किताबें कम पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम बिताते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। तो जैसे ये कवर्स जिसको लेके ये बात शुरू हुई थी, तो लोग कवर्स क्यों गाते हैं? लोग कवर्स गाते हैं इसीलिए क्योंकि उसे कवर सॉन्ग से मैं आपको बता दूं Easily कि किसी YouTube- और के गाने गाना या हाँ। फिल्मी गाने गाना उसको तो कवर कहा गया। उससे क्या होता है कि यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में या कोई भी सोशल मीडिया में बहुत जल्दी फॉलोइंग बढ़ जाती है। तो किसी भी आर्टिस्ट को पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका गोल क्या है। मतलब फॉलोइंग बढ़ाना या अच्छे से अपना आर्ट जो कर रहे हो उसको और अच्छे से करना। तो ये डिसीजन जब भी वो आर्टिस्ट ले लेते हैं तो उसके बाद उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। और मुझे लगता है कि देखिए फिल्मी गाने गा के इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे फॉलोअर्स बटोरना या व्यूज बटोरना बहुत आसान काम है और बहुत सारे आर्टिस्ट और बैंड्स ने ऐसा किया भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक आप अपना कुछ ओरिजिनल स्टैब्लिश नहीं करते हैं, आप अपनी सक्सेस को या पॉपुलैरिटी को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये डिसीजन लें कि आप क्या करना चाहते हैं। आप प्लेबैक सिंगर ही बनना चाहते हैं, आप फिल्मी कवर गाने ही गाना चाहते हैं, और अगर या अपना कुछ ओरिजिनल करना चाहते हैं जो आप साल दर साल या शायद जिंदगी भर तक कंटिन्यू कर पाएंगे। और अगर प्लेबैक भी करना चाहते तो भी ओरिजिनलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वही इंडस्ट्री से आते हैं। मैं खुद एडवर्टाइजिंग में काम करता हूं और हम लोग अभी काफी फिल्मों और ओटीटी के लिए भी काम कर रहे हैं। तो उसमें भी ओरिजिनलिटी होना बहुत जरूरी है। ये जितने सारे भी बॉलीवुड के सॉन्ग्स फेमस होते हैं और बाकी सारे लोग गाते हैं, उसमें क्या होता है कि ओरिजिनल जिसने गा चुका है, मतलब अगर अरिजीत सिंह हो या कोई भी हो, उसके जैसा गाना पॉसिबल ही नहीं है। ही इज इनक्रेडिबल, अमेजिंगली गुड। तो अगर कोई दूसरा, अगर मैं वो गाने की कोशिश करूं तो कभी नहीं होगा मेरे से। तो देन व्हाट्स द पॉइंट? एक एग्जाम्पल भी दे दें। वो व्यवधान, वो जो खलल पड़ रहा था वो अब समाप्त है, तो अब हम संगीत के साथ प्रारंभ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो वही है कि आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हम लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि ओरिजिनल कंटेंट ओरिजिनली होता है और उसको बनाने में जो हो सकता है कि उसमें आपको समय लगे उसको स्टैब्लिश करने में, लेकिन वो वर्थवाइल है, वो करने लायक है और उसमें अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए। आसान तरीका हमेशा आसान होता है, कठिन तरीका हमेशा कठिन ही होगा, मुश्किल ही होगा, लेकिन फिर उसमें जो आपको रस मिलेगा, उसमें जो आपको सुख मिलेगा, आत्मसंतोष मिलेगा, वो आपको कुछ और करने में नहीं मिल सकता। चेन्नई मौलिक रचना से शुरुआत है, प्लीज। कबीर से भला हुआ मोरी गगरी। हाँ, इसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो गिटार का लो थोड़ा सा और कबीर- कम कर दीजिए। कबीर से शुरू करते हैं। कबीरा कुआं एक है और पानी भरे अनेक। कबीरा कुआं एक है और पानी भरे अनेक। बर्तन में ही भेद है और पानी सब में एक, पानी सब में एक। अरे माटी कहे कुम्हार से कि तू क्या गोंधे मोर। माटी कहे कुम्हार से कि तू क्या गोंधे मोर। एक दिन ऐसा आएगा मैं गूंधूंगी तो, मैं गूंधूंगी तो।
गगरी फूटी भला हुआ मोरी गगरी फूटी मैं पनिया भरन से छूटी मोरे सर से टली बला मोरे सर से टली बला मोरे सर से टली बला बला मोरे सर से टली बला भला हुआ मोरी गगरी फूटी भला हुआ मोरी गगरी फूटी मैं पनिया भरन से छूटी मोरे सर से टली बला मोरे सर से टली बला मोरे सर से टली बला बला मोरे सर से टली बला। तो कबीर ने तब से धर्म की बात की और आज भी हम धर्म की ही बात कर रहे हैं, धर्म से ही जूझ रहे हैं कि कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा संप्रदाय अच्छा है। लेकिन इस गगरी से जितनी जल्दी छुट्टी मिले उतना अच्छा शायद। धर्मांधता से या धर्म के प्रति जो अंधापन है उससे जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाए उतना अच्छा। वो तब भी सही था, आज भी सही है। हो चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए रे भैया दिया कबीरा रोए हो चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए रे भैया दिया कबीरा रोए दो पाटन के बीच दो पाटन के बीच माँ साबुत बचा न कोई साबुत बचा न कोई साबुत बचा न कोई भला हुआ मोरी माला टूटी भला हुआ मोरी माला टूटी मैं राम भजन से छूटी मोरे सर से टली बला मोरे सर से टली बला मोरे सर से टली बला बला मोरे सर से टली बला। हो चाकी चाकी सब कहे और तीली कहे न कोई रे भैया तीली कहे न कोई हो चाकी चाकी सब कहे और तीली कहे न कोई रे भैया तीली कहे न कोई जो तीली मन लाग रहे ओ जो तीली मन लाग रहे बाल न बीका होए बाका बाल न बीका होए बाका बाल न बीका होए भला हुआ मोरी गगरी फूटी भला हुआ मोरी गगरी फूटी मैं पनिया भरन से छूटी मोरे सर से टली बला मोरे सर से टली बला मोरे सर से टली बला बला मोरे सर से टली बला मोरे सर से टली बला मोरे सर से टली बला बला मोरे सर से टली 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 बला बला मोरे सर से टली बला। तालियां तो हो ही जानी चाहिए। शानदार। कबीर के अलावा महादेवी वर्मा का आपने जिक्र किया, उनका कुछ प्रस्तुत करना चाहेंगे? चेक 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 चेक। हाँ, तो ये एक्चुअली बहुत खास कविता है। हम गिटार को थोड़ा सा लाउड कर देना। हाँ, गिटार को भी और ये माइक को भी। गिटार और चिन्मय के माइक्रोफोन को थोड़ा सा लाउड कर देना। गिटार और माइक्रोफोन्स को थोड़ा सा लाउड कर देना। ठीक। ये बहुत खास कविता है हम लोगों के लिए, महादेवी वर्मा जी, क्योंकि इसी से ही हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी।
और इसने हमें बहुत प्रेरणा दी है। जब भी कठिन समय हुआ है, इस कविता ने हमें बहुत ताकत दी है। तो यही साहित्य की ताकत है जो हमारे इमोशंस को शक्ति दे सकता है। जो अच्छी लिखी हुई कविताएं हैं वो हमें संबल दे सकती हैं, हमें प्रेरणा दे सकती हैं। तो ये उस तरह की एक कविता है जो हम आपको सुना रहे हैं, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उनींदी, चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप बोले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसत व्योम रोले। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप बोले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसत व्योम रोले। आज भी आलोक को आज भी घोर छाया, जाग तुझको दूर जाना हो, हो, रे ग ग रे प प नि ध प म ग रे ग सा, रे म प नि नि सा रे सा नि ध प म ग रे, रे म प नि नि सा। बांध लेंगे क्या तुझे बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधाएं बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, तू ना अपनी छाओं को तू
तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। ओ, स्वर भी शब्द भी मुझे पता है कि आप लोग चाहते हैं कि वो बिल्कुल रुके ना। अब और किसको आप गाना चाहेंगे? हरिवंश राय बच्चन। मुझे पता है मधुशाला आप नहीं सुनाएंगे, लेकिन पाठक गण है यहाँ पीने वाले, पुस्तक उनकी मधुशाला, लेकिन आप प्लीज उनकी कोई दूसरी रचना। बहुत प्रसिद्ध कविता है बच्चन साहब की, जो हम लोगों को बहुत प्रिय है और आज के समय के लिए हम लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि हम लोग सब रात दिन भागते रहते हैं और सोचने का समय नहीं है। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना इसमें क्या बुरा भला। आप सब में से कितने लोगों ने ये कविता सुनी है या पढ़ी है? कई लोगों ने पढ़ी होगी। तो आज इसको गीत के रूप में सुनाएंगे आज हम आपको। संख्या अच्छी खासी। जी बिल्कुल। आप लोग सब भी साथ में क्लैप करेंगे। जीवन की आपाधापी में इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिएगा। जीवन की आपाधापी में हो, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं। ओहो, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। 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 जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में। हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी लेदे में। कुछ देर रहा हक्का बक्का वो चक्का सा आ गया कहाँ क्या करूं यहाँ जाऊं किस जा। कुछ देर रहा हक्का बक्का वो चक्का सा आ गया कहाँ क्या करूं यहाँ जाऊं किस जा। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में, उस रेले में। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। 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 ओ मेला जितना भड़कीला रंग रंगीला था, बारिश के अंदर
उतनी ही कमजोरी थी। मेरा जितना भड़कीला रंग रंगीला था, मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी। जितनी ज्यादा संचित करने की ख्वाहिश थी, उतनी ही छोटी अपने कर की झोरी थी। हो जिसको समझा था सोना वो मिट्टी निकली, जिसको समझा था आंसू वो मोती निकला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला, 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 जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि ये सेशन भी अब समापन की ओर है। वसीम बरेलवी जी का एक शेर है कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। आपके फाइनल कमेंट इसी के, मतलब आखिरी कमेंट और एक आखिरी गीत जो आपके दिल के दोनों के बेहद करीब हो, कि कहां जाना जरूरी है नई आजादी को, नई उम्र को। डिमांड। जी जी जरूर। नहीं, इस गीत के साथ मैं यही कहना चाह रही थी कि आप लोग सब यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि आप सबकी साहित्य में रुचि है। तो अच्छे साहित्य को समझने की, उसको पकड़ने की, उसको बढ़ाने की कोशिश करिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उससे जुड़ेंगे साहित्य और मजबूत होगा और बेहतर सुनने को मिलेगा और बेहतर श्रोता, जितने अच्छे श्रोता होंगे उतने ही अच्छे कलाकार भी बाहर निकल करके आएंगे। तो एक बार तालियां आप सब लोगों के लिए जो यहाँ पर सब हैं। और इसके साथ हम लोग एक आखिरी गीत से हम लोग सोच रहे थे कोई नई कविता आप लोगों को सुनाएंगे, लेकिन विनोद कुमार शुक्ल जी की या विजय बहादुर सिंह जी की चल नदी सी चलती चल सुना दें। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है, चल नदी सी चलती इन्होंने चल। अभी कहा कि आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सब नदी की तरह बहें, हम लोग सब पहाड़ियों की तरह, हवा की तरह, नदी की तरह इन सब से, प्रकृति से जुड़कर रहें, ये हम चाहते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी की भी ऐसी कुछ कविताओं को हम लोग ने कंपोज किया, लेकिन आज जो अभी हम आपको सुना रहे हैं ये बिल्कुल नई कविता है, ताज़ा तरीन है, कहीं ज़्यादा इवेंट्स में हम लोग ने गाई नहीं है, इसलिए सुना रहे हैं चल नदी सी चलती चल। ये विजय बहादुर सिंह जी की कविता है, इसके साथ हम लोग समाप्त करेंगे। चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल, चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल। शोख सुर्ख सुबहों में हो, शोख सुर्ख सुबहों में धीरे धीरे ढलती चल, चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल, चल नदी सी चल
कब रहा हो जब सूरज बर्फ सी पिघलती चल, कब रहा हो जब सूरज बर्फ सी पिघलती चल, जंगलों के सीने से राह सी निकलती चल। ओ मोड़ मोड़ पहरे हैं रास्ते बदलती चल, ठोकरों का डर कैसा बस के बस संभलती चल। सब एक साथ क्लैप कीजिए चल। क्योंकि हमारे पास कोई रिदम नहीं है, तो अगर One. आप थोड़ा सा हेल्प करें तो काफी हेल्प हो जाएगा। One, रेडी, two. 1 2 3 4। चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल, चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल। रात के अंधेरे में रात के अंधेरे में जल्दी सी जलती चल, दूर तक है खामोशी याद सी टहलती चल, चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल, चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल, चल नदी सी चलती चल, तालियां थमनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच।